तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पे आधारित है और हम बातचीत करने वाले हैं 22 अगस्त 2024 का सोशल वर्क का जो विगत समय में पूछा गया प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आज ये पार्ट 3 है और पार्ट 2 तक की वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है आपके ग्रुप पे। तो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि लीना डोमिनल्ली ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। 4 विकल्प हैं और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 81 का। लीना डोमिनल्ली डी सर। अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी पुस्तक है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, इनका नाम बड़ा फेमस रहा है। लीना डोमिनल्ली का नाम अगर हम बात करते हैं सोशल वर्क में, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इनका एक नाम फेमस है, पर्यावरण पर्यावरण न्याय और हरित और हरित समाज कार्य। हरित समाज कार्य, इसका कॉन्सेप्ट या पुस्तक के रूप में अगर नाम पेपर में आता है या पूछा जाता है, तो आप सभी लोग लगाएंगे लीना डोमिनल्ली का नाम, है ना। ये सामाजिक विज्ञान संकाय में समाज कार्य के अध्यक्ष भी हैं, लीना डोमिनल्ली, है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनके नारीवाद समाज कार्य सिद्धांत और अभ्यास पर भी, तो इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। नारीवादी समाज कार्य सिद्धांत और अभ्यास का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है, लीना डोमिनल्ली के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पुस्तकों का नाम पे। तो इनकी पुस्तक एक है एंटी ऑप्रेसिव सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन्हीं की पुस्तक है। और ये इनकी किताब हरित समाज कार्य अभ्यास के माध्यम से पर्यावरण न्याय को लेकर चर्चा करती है, साथ ही साथ सोशल वर्क की थ्योरीज पर भी जिक्र करती है। तो सही विकल्प अगर मैं इस प्रश्न की बात आप लोगों से करता हूं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। हरित समाज कार्य और पर्यावरण न्याय, या पर्यावरण या हरित समाज कार्य, इस तरीके से नारीवाद समाज कार्य की अवधारणा के रूप में भी। तो लीना डोमिनल्ली का नाम आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, इनका नाम आप लोगों को बताना होगा। अस्पष्ट है, क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। ग्रीन सोशल वर्क, है ना, ग्रीन सोशल वर्क में नाम इनका ही आता है, डोमिनल्ली का। इन्वायरमेंट जस्टिस एट द हार्ट ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, लीना डोमिनल्ली का नाम आप सबको ध्यान रखना है। ग्रीन सोशल वर्क करके आता है 2012 में। कैम्ब्रिज पॉलिटी प्रेस है, उसमें भी डोमिनल्ली का ही नाम देखने को मिलता है, लीना डोमिनल्ली का नाम। ठीक है, ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, रिसर्चर हैं लीना डोमिनल्ली। 2-3 चीज़ें लिखवा दी इनके बारे में, फेमस हैं। अप्लाइड सोशल साइंस में अप्लाइड सोशल वर्क साइंसेस के अध्यक्ष भी रही हैं ये, है ना। नोट करवा दे 2-4 बातें इनके बारे में, बताइए। यस। चलिए यस, नोट करिए लिखवा 2-4 बातें। हाँ, क्योंकि इनका नाम दीजिए परीक्षा सर। रहता है हमेशा, है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग, लीना। ठीक है, लीना डोमिनल्ली।
डबल एल आई होगा, डबल एल आई। इनके बारे में थोड़ा सा दो चार बातें आप नोट कर सकते हैं। एक तो आपको अभी भी क्लियर हुआ है कि ग्रीन सोशल वर्क करके नाम आएगा, तो आंख बंद करके इनका नाम लगाइए, 2012 का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा नाम अभी भी मैंने आपको बताया भी है, फेमिनिस्ट सोशल वर्क। तो भी अगर आपसे नाम पूछा था जो है लीना डोमिनल्ली का नाम लगाइए, 1989 का वर्ष दिखा के, ठीक है। उसके बाद अभी अभी जो ये परीक्षा में पूछा गया है उसका नाम लिखिए, एंटी ऑप्रेस्ड या ऑप्रेसिव सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2002 का नाम डालिए इसमें, इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और चौथे नंबर पे नोट करिए इनका नाम, एक एंटी रेसिस्ट सोशल वर्क 2008 का नाम डालिए। और इन्हीं के द्वारा एक पांचवा लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्सिंग सोशल वर्क 2009। ये आपको ध्यान में रखना है, नीला जो है लीना डोमिनल्ली का नाम इसमें, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए आप सभी लोग, यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूँ, स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेस में, अप्लाइड सोशल साइंसेज में अप्लाइड सोशल साइंस की अध्यक्ष भी रही हैं, में अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इनके संदर्भ में, लीना डोमिनल्ली के संदर्भ में, ठीक है। क्लियर रहेगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक आंदोलन के निम्न चरणों का आर्मंड एल मॉस 1975 में विकसित सही कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, वो कौन कौन सा स्टेप आपका यहाँ पे सही जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, सही जवाब क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन डी। अच्छा आपने कहा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, हाँ? चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर चलिए देखिए, ये बेसिकली एक विद्वान के द्वारा हुबहू बातें कही गई हैं, और वो भी बातें सोशल मोमेंट में कही गई है ना। किस में कही गई हैं? सोशल मोमेंट में कही गई है। मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इजीली मिल जाएगा, है ना, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं इनके द्वारा आपसे बात करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं कि सोशल मोमेंट यदि आपको करना है तो इन स्टेप के माध्यम से आप सोशल मोमेंट जो है करेंगे, ठीक है। सन 1975 में यानी 1975 में इनके द्वारा बताया गया है, 1975 में, ठीक है। चलिए नोट करिएगा एक बार आप सभी लोग इस पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर पे आएगा प्रारंभिकता, यानी ई, देखिए एक इसमें है और एक इसमें है, ट्रिक को समझिएगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो जो है संलयन पॉइंट है, संलयन। अच्छा, संलयन का मतलब जानते हैं क्या होता है? संलयन का मीनिंग जानते हैं क्या होता है? फ्यूशन। क्या होता है? फ्यूशन। और फ्यूशन मीन्स, आप ध्यान रखेंगे, विलय करना या किसी चीज़ को मिलाना फ्यूज़न कहा जाता है। विशेष तत्व या पृथक एलिमेंट को एक एक करके एकत्रित करने की क्रिया में, लोगों का कलेक्शन करने की क्रिया में संलयन शब्द यूज़ होता है, इसलिए इसको विलय से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे डी खत्म हो गया आपका, अब आएगा बी। तो ई आपका पहले होगा और बीच में उसके बाद आपका ए होगा, लास्ट में आपका बी बनेगा अंत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प जा रहा है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद डी आएगा संस्थानीकरण करना, और फिर उसके बाद सी आएगा। ये विकल्प आपका सही माना जाएगा किसके अनुसार? तो आप ध्यान रखिएगा, मास के अकॉर्डिंग मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। किसके अनुसार? मास के अनुसार। ठीक है, सोशल मोमेंट को इसने बताया है कि इन स्टेप के माध्यम से किया जाएगा, है ना, इन स्टेप के माध्यम से सोशल मोमेंट जो है किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के भीतर उन मनोकायिक प्रणालियों के गतिक संगठन जो उसके पर्यावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करते हैं, निम्न में कौन सा विद्वान ये परिभाषा दिया है, ये आपको बताना है। ये किस विद्वान के द्वारा परिभाषा दी गई है, ये आपको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? अल्पोर्ट का। जब भी व्यक्ति के बारे में आता है, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस पर्सन हैं, और इनके द्वारा मैं अगर आपसे बात करूं तो व्यक्तित्व का सिद्धांत देखने को मिलता है, और व्यक्तित्व के सिद्धांत में शील गुण और अल्पोर्ट का सिद्धांत, एक मिनट आवाज आ रही, सिद्धांत के द्वारा अगर हम चर्चा करते हैं तो गार्टन अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में कहा कि जन्म के समय ही तय हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि किसी व्यक्ति के अनुभव और पर्यावरण उसके व्यक्तित्व को आकार देने में अहम भूमिका अदा करता है, अहम भूमिका अदा करता है। तो अल्पोर्ट के व्यक्तित्व को खंडन को एक श्रृंखला की तरह माना गया है, या खंडों को विशेषता के रूप में भी दर्शा सकते हो। तो इन्होंने 3 लक्षण बताए थे। एक लक्षण था कार्डिनल लक्षण, कार्डिनल, और दूसरा था केंद्रीय गुण, तीसरा था द्वितीयक गुण। ठीक है, ये था जो कार्डिनल लक्षण था। ये लक्षण किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर हावी होता है, उसे कार्डिनल कहते हैं। और केंद्रीय गुण वो गुण होते थे जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जैसे दयालुता, ईमानदारी, मित्रता जैसे गुण केंद्रीय गुण के उदाहरण माने गए थे अल्पोर्ट के द्वारा। जो द्वितीय गुण थे, ये लक्षण सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में दिखते हैं, जैसे कि किसी बड़े समूह के सामने भाषण देने से पहले घबरा जाना, तो ये द्वितीय गुण दिखते थे। तो इसी के आधार पर अल्पोर्ट महोदय ने 3 प्रकार के लक्षणों को चर्चा किया था, उन लक्षणों के बारे में बताया भी था। अल्पोर्ट ने आंतरिक और बाहरी शक्तियों की परिकल्पना भी की थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था जीनोटाइप। पेपर में आता है जीनोटाइप और फेनोटाइप या फेनोटाइप। तो आंतरिक
और बाहरी शक्तियों के बारे में जीनोटाइप और फिनोटाइप के नाम से संबोधित किया, जो किसी व्यक्ति की जानकारी को कैसे संभालने और बाहरी दुनिया से कैसे बातचीत करने से जोड़ी जा सकती है। वही फेनोटाइप बाहरी शक्तियाँ होती हैं, जो किसी व्यक्ति के आसपास के माहौल को कैसे स्वीकार करना और दूर या दूसरे लोगों को उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करना से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं वो आपकी क्या कराती है, फेनोटाइप। ठीक है, तो केंद्रीय लक्षण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए मिलाकर काम करती है, वही क्रिया क्या कहलाती है, एक प्रकार से अल्पोर्ट की विशेषता के माध्यम से व्यक्तित्व का सिद्धांत। और सही विकल्प यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अल्पोर्ट का नाम आता है। विकल्प आपका दूसरा सही होगा इस सवाल का भी। सॉरी, दूसरा कहाँ है, तीसरा है ना, ये तो तीसरा विकल्प है अल्पोर्ट, तीसरा विकल्प सही होगा। संगठन में मानव संसाधन की भर्ती हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया को व्यवस्थित करिए। संगठन में, है ना, सबसे पहले आप क्या करना उचित समझेंगे, इंटरव्यू। सबसे पहले अगर संगठन में मानव संसाधन की भर्ती हेतु अगर चरणबद्ध प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए। आवश्यकता की पहचान। आवश्यकताओं की, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आवश्यकताओं की पहचान भी होगी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो हमें यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आवश्यकताओं की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, जो कि सी विकल्प पहले होगा, है ना। फिर हमें क्या करना होगा, कार्य विवरण तैयार करना होगा, कार्य विवरण, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो छानबीन या शॉर्ट लिस्टेड सूची बनाएंगे, यानी ए विकल्प बनेगा। संगठन में मानव की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, और उसके बाद मूल्यांकन लास्ट में होता है, बी यानी लास्ट में, ठीक है। तो ये क्रम बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि संगठन में मानव संसाधन की भर्ती हेतु चयनबद्ध प्रक्रिया हमें चालू करनी है। तो संगठन में किसी अगर इंस्टीट्यूट में संसाधन की भर्ती अगर करना है तो आप सब जानते हैं, नौकरी की रोजगार ज़रूरतों का आकलन करेंगे, नौकरी का विज्ञापन लिखना, भर्ती कार्यक्रमों को शामिल करना, उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना, नियुक्ति से जुड़े फैसलों पर विचार करना, फिर प्रतिपुष्टि की जांच करना, वेतन पर बातचीत करना, फिर ऑन बोर्डिंग, कागजी कामों को आसान बनाना। आपने इंटरव्यू लिया है किसी को, अगर इंटरव्यू लिया है तो उस दौरान यही प्रक्रिया आपकी जो है लागू होती है ना, यही प्रक्रिया लागू होती है ना। मानव संसाधन विभाग पिछली भर्ती प्रक्रिया में चुने गए उम्मीदवारों के बायोडाटा का इतिहास देखना मानव संसाधन की भर्ती के दौरान बहुत ही अहम रोल होता है। और संगठन में मानव संसाधन की भर्ती हेतु आपको आवश्यकता की आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद कार्य विवरण को तैयार करना, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड करना, फिर आप लोगों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना, और एट लास्ट में नियोजन और मूल्यांकन का पार्ट शामिल करना। यही ऑप्शन सही होगा। जैसा कि विकल्प में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सेकंड वाला विकल्प मिल जाएगा, यही आपका विकल्प है सेकंड का। चलिए सम्मिलित करिए एक बार आप सभी लोग, आसान सवाल है ये, आज मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया भी है इसके बारे में। सत्य समाज, ऑप्शन ए होगा सर। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन, राय, आर्य महिला समाज, पंडिता रमाबाई। अच्छा, आर्य महिला समाज की स्थापना कब की गई है बताइए, 1882 में? सर हाँ सर 92 या 82 शायद। नहीं, 30 नवंबर 1882 में, 1882, है ना। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को
एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की थी। बहुत फेमस संस्था है ये, मेडिकल सोशल वर्क में आता है और साथ ही साथ देखिए यूजीसी नेट में सम्मिलित में आया हुआ है। तो सही विकल्प यहाँ पर ये वाला सही जा रहा है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताइए निम्न में से प्रबंधन के किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक वरिष्ठ को वरिष्ठ को रिपोर्ट करना चाहिए। कर्मचारी को एक वरिष्ठ को रिपोर्ट करना चाहिए प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार? सर ऑप्शन कमान की एकता, कमान की, श्रम विभाजन, ओके। केंद्रीय देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये सवाल बड़ा आसान है कि पूछा है अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एवरी एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू अ सुपीरियर, यानी वरिष्ठ। और आप ये कह सकते हो कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है वो कमान की एकता होती है। ये विकल्प आपका सही होगा। इसको शुद्ध हिंदी में आदेश की समानता भी आप बोल सकते हो, है ना, आदेश की समानता, इस शब्द में इसको रिलेट कराया जाता है। आदेश की एकता भी कह सकते हो, आदेश की एकता भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो आदेश की एकता को समादेश एकलता भी बोलते हैं। ये ना एक प्रकार का प्रबंधन का सिद्धांत है, जो आपका थर्ड पॉइंट सही जा रहा है। किसी भी संगठन में किसी काम के लिए आदेश केवल एक ही व्यक्ति को देना चाहिए। इसी सिद्धांत के मुताबिक कहा गया कि किसी भी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए और उसी के प्रति जवाबदेह भी होना चाहिए, है ना। और आदेश की एकता के सिद्धांत को अमेरिकी सेना के संयुक्त अभियान से जुड़े 12 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत माना जाता है, ये, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड। किसी कार्य को करने का निर्देश उसके निर्धारित केवल एक ही व्यक्ति से होना चाहिए। तो कर्मचारी का एक वरिष्ठ लिखा था, इसलिए एक ही व्यक्ति से, एक ही अधिकारी से, इसलिए ये आपका कहलाएगा यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक ही होता है ना। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही जाएगा यहाँ पे। यही कारण है कि तीसरा विकल्प होगा। यहाँ पे अगर एक ना लिखा होता ना, बहुल वगैरह लिखा होता, तो अलग अलग पार्ट बनते थे वहाँ पे ना। विकल्प आपका सही जाएगा थर्ड वाला। ये देखिए एक डिसोसिएट एक डिसऑर्डर होता है जिसको विघटन विकार के नाम से संबोधित किया जाता है ना। और यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं इस प्रश्न के बारे में, तो इसकी विशेषताएं आपको बताना पड़ेगा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। सबसे अलग थलग रहना या आश्चर्य रोग या विघटनकारी विकार, आप इसको संबोधित कर सकते हैं इस नाम से, है ना। इसमें देखिए उसके हमें विशेषता बताना है विघटनकारी डिसऑर्डर के, है ना। और इसके कई बेसिकली विशेषताएं हैं, कई लक्षण हैं इसके, ये बात तय है। जैसे एक पॉइंट आता है विघटनकारी स्मृति लोप का हो जाना, और ये स्टेटमेंट आपका माना जाता है। विघटनकारी विकार जो है ना, मानसिक स्वास्थ्य की एक ऐसी स्थिति है जिसमें विचार, याद, भावना, परिवेश, व्यवहार, पहचान के बीच का जो संबंध होता है ना, वो टूटना या टूट जाता है। तो उस क्रिया को हम लोग रखते हैं इसमें। ये ऐसे लोग ना स्वयं से या अपनी भावनाओं से अलग होने का एहसास करते हैं। ये सोचते हैं कि आपके आसपास लोग जो हैं चीज़ें विकृति हैं, वास्तविक नहीं है, वो सारी चीज़ें काल्पनिक है। इस तरीके की चीज़ इनको ये लोग सोचते हैं। ये अपनी स्वयं की पहचान का एक धुंधलापन दिखाते हैं। रिश्ते, काम या जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर तनाव और समस्या से ग्रसित होते हैं।
है ना। भावनात्मक और कार्य संबंधी तनाव से अच्छी तरह से निपटने में भी वो बेसिकली असमर्थ होते हैं एक प्रकार से। भावनात्मक या रोग कार्य संबंधी तनाव से अच्छी तरह से निपटने में, क्रियाओं को भूलने की बीमारी या स्मृति हानि या व्यक्तिगत जानकारी के आधार पे इनके पास डिसऑर्डर या एक प्रकार से रोग का ही रीज़न दिखाई देता है, जिसे हम लोग रुग्णता का नाम भी दे देते हैं कहीं कहीं, है ना। तो रुग्णता बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें भी आएगा व्यक्तित्व लोप या विशुद्ध विकार, है ना, विशुद्ध विकार। तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर जो है, ये एक प्रकार की मुख्य विशेषता है जो है डिसोसिएट डिसऑर्डर के अंतर्गत ये भी एक प्रकार का विकार या विशेषता के रूप में जाना जाएगा। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट नहीं होगा इसमें, ये नहीं है। रुग्णता संबंधी दुश्चिंता, ये एंजाइटी लिख दिया इस वजह से नहीं होगा। रुग्णता संबंधी विकार है लेकिन ये दुश्चिंता संबंधी नहीं है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। और विघटन तो नाम लिखा ही है, इसलिए विघटनशील पहचान तो सिंपल सी बात है। लकवा और अंधापन भी नहीं होगा, ये अलग डिसऑर्डर का रिलेट कराता है, लकवा और अंधापन भी, ये अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन जो बी था ये पार्ट आप ये हिस्टीरिया का ही रूप, हाँ आप कह सकते हो, ऐसा बोल भी सकते हो, एक प्रकार से हिस्टीरिया का भी पार्ट है ये। व्यक्तित्व विकार के संदर्भ में है, सोचने समझने में, आत्म प्रत्यक्षण करने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है, वास्तविकता को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उस चीज़ों को आप यहाँ पे बोल भी सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय ये हुआ कि इस प्रश्न का जो विकल्प जाएगा ABD जाएगा केवल, है ना। एकाधिक व्यक्तित्व विकार का भी पार्ट माना गया है, इसलिए इसको बोला जाता है कि मल्टीपल में या बहुविध व्यक्तित्व का रूप दिया जाता है इसको। तो यहाँ पर पहला सही है, तीसरा सही है, और उसके बाद पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा, तीसरा तो गलत है, ठीक है। रुग्णता होती है, संबंधी बीमारी होती है, लेकिन दुश्चिंता नहीं होती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए विकल्प में ABD कहाँ पर है, ABD पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। सामाजिक बीमा निम्न रूप में परिभाषित किया जा रहा है, बताइए हम सामाजिक बीमा को किन नाम से परिभाषित कर सकते हैं। सामाजिक बीमा को, सोशल इंश्योरेंस को, कर्मकार, नियोजक और राज्य के अंशदान के रूप में, है ना, इसी के रूप में हम लोग सामाजिक बीमा को परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही जाएगा। बाकी देखिए और विकल्प की बात करते हैं हम लोग, तो वो निगेटिव है। आयु के कारण होने वाले कष्ट के लिए राहत देना, तो ये विकल्प बेसिकली निगेटिव है, जो कि परिभाषित नहीं करता है इसको, है ना। फिर सरकार के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, सरकार के द्वारा प्रदत्त जन्मजात से ही। और निराश्रित हेतु अंशदान भी नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में से एक समूह होता है जो सामाजिक बीमा होता है, और सामाजिक कल्याण का एक रूप होता है। आर्थिक जोखिमों से बचने के लिए बीमा प्रदान करता है ये, है ना। तो योगदानकारी कार्यक्रम होते हैं जिसमें लोग एक योजना के जरिए या उसके लिए नियमित रूप से भुगतान करते हैं, तो वो कर्मकार या नियोजक या राज्य के अंशदान के प्रक्रिया में जाना जाएगा। विकल्प आपका केवल और केवल पहला सही माना जाएगा इस सवाल का, है ना। उसके बाद एक सवाल और आता है कि शोध के उस प्रकार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें कोई शोधकर्ता और शोधकर्ताओं का एक दल गुणात्मक और परिमाणात्मक शोध उपागमों के तथ्यों का संयोजन करता है। वो कौन सा शोध का प्रकार माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का, बताइए। ऑप्शन सी। जी, मिश्रित शोध होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि शोध की एक ऐसी पद्धति है ये जहाँ पे गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी, है ना, दोनों। इसका मकसद है किसी घटना को बेहतर तरीके से समझना और शोध के जुड़े सवालों को जवाब देना। मिश्रित विधि अनुसंधान कहलाता है। दोनों तरह के जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करेगा, उसको विश्लेषित करता है ये, तो इसलिए मिश्रित विधि का पार्ट है ये, ना कि क्रियानिष्ठ है, ना ही प्रकरण है, ना ही सर्वेक्षण है, और बाकी सारे गलत हैं। तीसरा विकल्प केवल सही जाएगा इस सवाल का, ठीक है। बाल विकास के निम्न 5 चरणों को विकासात्मक चरणों के क्रमानुसार दर्शाना है, विकास के आधार पर दर्शाना है आपको, है
है ना, विकास के आधार पे दर्शाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बाल विकास के पहले ऑप्शन ऑप्शन है। ऑप्शन ए आप बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5 बाल विकास के 5 ऐसे विकासात्मक चरणों को हमें कालक्रम अनुसार में बेसिकली दर्शाना है। अच्छा सवाल है। पहले इस सवाल को बड़े ध्यान से आप सभी लोग इसको सुनने का प्रयास करिएगा। देखिए सर इसका सी उत्तर आएगा सर। जो यहाँ पे शिशु है ये एक प्रकार का बेबी का पार्ट है। जो ये टोडलर है बस एक प्रकार से चाइल्ड के रूप में। न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो नवजात के रूप में ये प्रकार से ये रिप्रेजेंट होता है। प्री स्कूल के रूप में अगर हम बात करते हैं प्री स्कूल के रूप में तो वो स्कूल विद्यालय पूर्व है। और स्कूल एज की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का विद्यालय आयु है ना। तो बाल विकास के निम्न में 5 चरण हमको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? न्यू बॉर्न होगा ना, सी होगा, यही ना होगा। यस फिर उसके बाद यस सर। यानी शिशु में आएगा, यानी ए में बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए नवजात हो गया, शिशु हो गया। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें टोडलर मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें जिसे बच्चा बोला गया है, एक प्रकार से बच्चा कहा गया है ना। एक नवजात शिशु के बाद वाली प्रक्रिया के बाद ही टोडलर शब्द यूज़ होता है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पार्ट जो आएगा फिर बी बनेगा। और बी के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका प्री स्कूल यानी विद्यालय से पूर्व बनेगा डी। और लास्ट में बनेगा विद्यालय आयु, डी है ना, लास्ट में ये बनेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये कोई है कि नहीं है? पहला सी है। अच्छा है तो पहला ए बी डी ई। ठीक, हाँ पहला ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पे। यही क्रम है। अपने आप उस घर में जो छोटा बच्चा है उसको रखिए ध्यान में और उसको बनाना शुरू करिए अपने से। क्रम यही बनेगा उसका, है ना, यही स्टेप आपका माना जाएगा। निम्न में किस लेखक ने इंटरसेक्शनलिटी पद का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? ये भी सवाल बड़ा अच्छा है ना। हो सकता है इस परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल भी जाए। ये कौन सा अलग लेखक है? इसमें जो किम्बरले। वो इंटरसेक्शनलिटी शब्द के बारे में जिक्र किया है ना। इस टर्म शब्द का यूज उसने बेसिकली किया है। क्या नाम होना चाहिए यहाँ पे? डी सर। बी, किम्बरले। ओके। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बी का चुनाव किया है, किम्बरले क्रेंसा का नाम, तो आपने सही जवाब दिया है। किम्बरले क्रेंसा शब्द बेसिकली इंटरसेक्शनलिटी व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ शब्द आएंगे, उस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया इसने। एक शब्द इसके अंतर्गत आता है नस्लीय न्याय, नस्लीय न्याय। एक शब्द इसके द्वारा आता है शक्ति की जटिल निर्माण, शक्ति का जटिल निर्माण, जटिल निर्माण। एक शब्द आता है पहचान की रणनीति, पहचान की रणनीति, पहचान की रणनीति। ये शब्द जानते हैं कब डेवलप किया गया था? वो वर्ष कौन सा था पता है आप लोगों को? 1989 में ये शब्द बेसिकली डेवलप हुआ था। इसको शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो बोला जाता है अंतर विभाजन, अंतर विभाजन बोला जाता है। किसको? इंटरसेक्शनलिटी शब्द को बोला जाता है। ठीक है। अमेरिका नागरिक अधिकार अधिवक्ता और आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत के अग्रणी विद्वान अगर कोई है तो किम्बरले विलियम्स क्रेंसा, इन्हीं के द्वारा ये शब्द दिया गया। क्रेंसा ने एक तरह से मदद करने हेतु
अफ्रीकी और अमेरिकी महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बताया है। अफ्रीकी और अमेरिकी महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बताया है। उत्पीड़न के बारे में बताया है। ठीक है। क्रेंसा का तब अगर हम बात करते हैं तो नस्लीय न्याय, पहचान रणनीति और पुलिसिंग जैसे शक्ति का जटिल निर्माण के बारे में राष्ट्रीय वार्तालाप में सबसे आगे हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसे कानूनी चर्चा का आकार भी देने में मदद की है ना। तो इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शनलिटी शब्द के सर्वप्रथम प्रतिपादक में, तो याद रखिएगा विलियम किम्बरले क्रेंसा का नाम देखने को हम लोगों को मिलता है। 1989 में ये शब्द इनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 92, इसके देखो वर्ष के आधार पे आप लोगों को लगाना होगा ये सवाल, है ना। वर्ष के आधार पे इस सवाल को आप लोगों को चुनाव करना होगा। देखिए एक एक्ट आपके सामने आ रहा है, वो है किशोर न्याय, आप कह सकते हो जो है एडोलसेंस या एडल्ट जस्टिस शब्द को भी रिलेट कर सकते हो, और जुवेनाइल जस्टिस भी कह सकते हो, जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के नाम से जाना गया है इसे। तो बच्चों की संरक्षण, देखभाल और संरक्षण जैसे नाम से संबोधित होता है ये अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण एक अधिनियम है जो भारत की संसद के द्वारा सन 1956 में इसको पारित किया गया था, है ना। 1957 में इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम का 2 संशोधन हैं, 1978 है और 1986 है ना। 2 संशोधन है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इसको लेकर, इस अधिनियम को लेकर, है कि नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है, ये बड़ा फेमस रहा है, ये मैं आपको पहले बार कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ ये, है ना। और ये अधिनियम की बात करता हूँ 58 आता है। 58 अपराधियों को जेल में ना भेजकर उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान करता है ये अधिनियम, है ना। तो परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। उसके बाद देखिए स्वापक, औषधि और मन प्रभावी पदार्थ एक अधिनियम है जिसको इंग्लिश में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नाम से आप लोग जानते हो, और यही एक्ट सन 1985 में लाया गया था, 1985 में। उसके बाद एक कारगर एक एक्ट है कारागारों के लिए, तो कारागार एक्ट या जेल अधिनियम इस तरीके के नाम से जाना भी जाता है इसको, है ना। आदर्श कारागार एक्ट 2023 में आया था, आदर्श वाला, लेकिन ये आदर्श है नहीं, ये कारागार अधिनियम है, ये 1894 का है, 1894 का है। लेकिन एक जो आया था वो आदर्श कारागार के नाम से आया था, परीक्षा में हो सकता है ये भी आ जाए आप लोगों के लिए, है ना। कारागार एक्ट के रूप में आया था, तो ये 2023 का एक्ट है, 2023 का एक्ट है ये। और ये अधिनियम ने राज्यों के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में काम करेगा, और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम में अपनी ज़रूरत के मुताबिक संशोधन कर सकते हैं और इसको लागू भी कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये कहा है कि काल क्रमानुसार दर्शाइए, तो सबसे पहले कौन सा आया था, 1894 आया था, यानी ई आया था सबसे पहले, यही ना। उसके बाद कौन आया था, 1956 आया था, बी। नहीं, ये मैच हो रहा है कहीं। उसके बाद तो 1985 आएगा ना, 1985 आएगा, डी। 85 के बाद नीचे कौन संख्या आएगी, 58 आएगा, यही ना, सी। बोलते रहिए भाई आप लोग भी थोड़ा बहुत।
नहीं सर, दूसरे में 1958 आएगा। अच्छा 1958, तीसरी। पहले ई आएगा, फिर जी 1958 आएगा, फिर उसके बाद 1956 बी आएगा, बी आएगा यस 85। सर 1956 नहीं 1985। मेरे समझ से यहाँ पे 85 आना चाहिए, पहले में तो ये P1 मैच हो रहा है। ई अगर हम लगाएंगे तो ये होगा, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऑप्शन एक ए भी दिया हुआ है, ए 2015 है, अगर मैं 2015 पहले लगाता हूँ तो फिर उसके बाद बी लगाऊंगा तो 1978 हो जाए, 1956 हो जाएगा, फिर उसके बाद 58 होगा, फिर 85 होगा, नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद आपका ये होगा 18। ये ऑप्शन सही जाएगा? नहीं सर, गलत है। ये ऑप्शन गलत है। सम विषम दोनों में नहीं आ रहा सर। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो इस हिसाब से भाई इसमें देखिए जरा थोड़ा सा मैच करिए। ये देखो एक्ट तो वही सारे हैं ना, 1894 में आया है, 1885 में आया है, परिवीक्षा अधिनियम इतने में आया है, 56 में आया है। ये थोड़ा सा हो सकता है भाई, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि क्योंकि ये, लेकिन अगर इसको अगर हम लेके चलते हैं 2015 वाले को, जुवेनाइल जस्टिस वाले एक्ट को, है ना, तो इसमें देखिए 2000 नहीं रख सकते, है ना, 2006 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2015-16 में ही बेसिकली ये एक्ट आया हुआ था। छोड़िए अच्छा इस प्रश्न को, बाकी देखिए मेरे समझ से ये वर्ष मैंने सही लगाया है ना। ये आप अच्छा, वो आयोग ने कौन सा ऑप्शन दिया है, किसी किसी के पास है आंसर की, जो देख रहा हो इस समय? आयोग, आप लोग बताइए जरा, आयोग ने कौन सा ऑप्शन माना है? अरे म्यूट रहिए यार। चलिए अच्छा देखते हैं, आ जाइए आगे। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, वैसे तो मैंने क्रम सही लगाया है। देखिए जरा एक सवाल यहाँ पे, MNNSSO, दिनेश जी म्यूट रहिए यार, आपके यहाँ से आवाज आ रही बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, है ना, बताइए NSSO का क्या नाम है पूरा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए होगा क्या? ऑप्शन थर्ड होगा वाला नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बी बी। है ना, यही होगा ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार की एक सांख्यिकी मंत्रालय है ये भाई, है ना, इसी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका नाम जानते हैं क्या हो गया है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अब ये नाम है। तो ये आयोग ने क्या दिया भाई, इसका ऑप्शन क्या चुना है आयोग ने? सर सेकंड ही दिया। सेकंड दिया है, नाम तो पहले बेसिकली ये था, अब ये कर दिया है, पहले ये था, अब इसका नाम बदल गया ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया है। पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये अब है, ये पहले था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। इसके 4 डिपार्टमेंट हैं, 4 विभाग हैं, SDRD, जिसको आप सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न कहते हो, और एक था FOD, फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न, और एक डिपार्टमेंट है DPD, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न,
और एक डिपार्टमेंट है CPD, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न, इसको बोला गया है। 4 डिपार्टमेंट है इसके, है ना। बेसिकली इसका तो नाम अब होना चाहिए ए, इस प्रश्न का विकल्प ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वर्तमान चीज़ें देखी जाती हैं, पास्ट की चीज़ें नहीं देखी जाती, तो वर्तमान इसको लिखना चाहिए था। FCRA की शिकायतें व विनियमन को देखता है, बताइए कौन सा मंत्रालय देखता है FCRA? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नहीं यार, ये थोड़ी ना देखता है, गृह मंत्रालय देखता है। FCRA कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्रालय, है ना। अगर बात किया जाए, पेपर में पूछा भी जाता है, तो आप सभी लोग गृह मंत्रालय को ही बताइएगा, है ना। भारत ने FCRA पात्रता के विस्तार घोषणा अगर हम बात करते हैं तो 24 सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, अभी हाल ही की। भारत के गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय को लेकर, है ना, विदेशी अंशदान विनिमय को लेकर चर्चा पर चर्चा किया था। शिकायतों और विनियमन को देखने की प्रक्रिया में अगर कोई रोल अदा करता है तो वो है गृह मंत्रालय। यहाँ पर विकल्प 4 सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका, 4 वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 28 सितंबर सर एफ जी, क्या कर रहे हो मैम? 28 सर FCRA का फुल फॉर्म बता दीजिए। अच्छा जी, विदेशी अंशदान FCRA, फॉरेन, या इसको बोलते हैं विदेशी अंशदान विनियमन एक्ट, और इंग्लिश में इसे कहेंगे FCRA को, इंग्लिश में भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, फॉरेन, क्या नाम से संबोधित करोगे? फॉरेन करेंसी। हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे FCRA में? अंशदान। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी नाम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंशदान को कहेंगे, और रेगुलेशन विनियमन को कहेंगे, एक्ट अधिनियम को बोलेंगे, ठीक है, अधिनियम को बोलेंगे। ये आया कब था? 1976 को, 1976 में ये आया हुआ था, कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में आया हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे लाइसेंस के बाद ही NGO विदेश से फंड हासिल कर सकता है, विदेश से फंड वगैरह, इसका जो योगदान होता है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उद्देश्यों से, इसका बेसिकली मोटो है या इसका उद्देश्य जो है एक अहम माना जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। 2010 में भी इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ है ना, कब हुआ है? 2010 में, 2010 में क्या हुआ? संशोधन किया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा 2010 की, ठीक है, प्रक्रिया इसके अंतर्गत 2010 में संशोधन का पार्ट आप जरूर मेंशन करेंगे। और इसमें भारतीय संगठन और व्यक्तियों को विदेशी योगदान और दान विनियमित करना और ऐसे योगदान को प्रतिबंधित करना था जो देश के हितों के लिए हानिकारक हो सके, है ना। और इस अधिनियम का गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, इसलिए ऑप्शन गृह मंत्रालय सही होगा, गृह मंत्रालय के दायरे में आता है ये। यह अधिनियम देश के आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, आंतरिक सुरक्षा को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा।
और गैर सरकारी संगठनों को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 5 साल के लिए, अब 5 साल की अवधि के लिए इसे वैध माना जाता है या वैध किया जाएगा, उसमें इसका रोल देखने को मिलता है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 95 समाज कार्य अभ्यास में सामाजिक निदान दृष्टिकोण का आरंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? ये तो बड़ा आसान सवाल है, सोशल डायग्नोसिस मैरी रिचमंड। 1917 का पार्ट है ये। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरी रिचमंड का नाम। ठीक है, यहाँ देखिए नीति दी गई है, आपको नीतियों को मिलाना है, सम्मिलित करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ राष्ट्र स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय नीति कब आई थी, तो 2017 में आई थी। 17। के बारे में राष्ट्रीय नीति पूछेगा तो ये आप बताओगे 2023 बताओगे। अब इस समय याद रखिएगा आप सभी लोग, ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। युवा के बारे में राष्ट्रीय नीति 2023 की, क्योंकि ये हाल ही की आती है अभी, उसमें इसमें बहुत सारी रोल अदा किया है कि युवाओं को आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, समाज के सम्मानपूर्ण जीवन या सामंजस्यपूर्ण विकास को सक्षम बनाया जाए। इसी नीति के जरिए युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल समावेशी आर्थिक विकास और जिम्मेदारी के लिए यूज़ किया गया है। इसलिए 2023 इस विकल्प या इस पॉइंट का विकल्प यही 2023 वाला आपका सही जाएगा। स्वयंसेवी संगठनों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं तो ये तो आप सबको पता होगा 2007 है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सबको मालूम है, अभी हाल ही में बेसिकली 2000। बड़ी फेमस हुई थी, तो 2020 का ही विकल्प आपका सही जाएगा इस प्रश्न के आधार पर। तो ऑप्शन कौन सा गया है सही यहाँ पे? पहले का 4 गया है भाई, तो आपका 4 वाला ऑप्शन सही जाना चाहिए। ये वाला देखिए मिले ही एक बार, सही जा रहा है। बी का 1 है, सी का 2 है, यस सर, राइट। सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं 1833। ये भी देखिए एक एक्ट के माध्यम से आए, सारे एक्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से मैच कर सकते हो। 1833 की अगर हम लोग बात करते हैं तो दास्ता उन्मूलन एक एक्ट है, इसको लेकर बात करता है, 1833 में आया था ये। 1886 की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसमें आपको 86 आ जाएगा, ये बाल श्रम निषेध विनियमन एक्ट आ जाएगा। और 1948 की बात करते हैं तो ये आप सबको पता होगा, फैक्ट्री कारखाना एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, कारखाना एक्ट है ना, ये रिलेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 1856 तो विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा, है ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो पहले का 2 गया है, पहले का 2 आप इसमें देखिए 4 नंबर अगेन सही हो रहा है, 4 नंबर अगेन सही हो रहा है। बी का 4 मैच हो रहा है, सी का 3 मैच हो रहा है और डी का 1 मैच हो रहा है। सही विकल्प है 4, ऑप्शन 4। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम अधिवास, अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, अधिवास गृह नेबरहुड गिल्ड की स्थापना हुई थी, और उस गिल्ड की स्थापना किसने की थी ना 98 में। तो आप सभी लोग कह सकते हो कि इसका सही जवाब जो जाएगा वो जेन एडम का जाएगा, है ना, जेन एडम्स का नाम जाएगा। नेबरहुड गिल्ड का रोल अगर आता है तो या न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात आती है, ठीक, या समाज कार्य जनक के रोल की बात आती है तो जेम एडम का ही नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है NCW, ये तो बड़ा आसान है भाई, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन। वुमेन मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग। की स्थापना कब हुई थी बता सकते हो? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? अरे भाई 1992 में हुई थी ना। कितने में हुई थी? पहला आयोग तो 31 जनवरी 1992, ये होगा आपका सही विकल्प। ठीक है, क्लियर है? बताइए। यस सर। हाँ, 31 जनवरी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक कार्य के घटक हैं?
सामुदायिक कार्य के कंपोनेंट बताने हैं। एक तो लक्षित जनसंख्या होती है कम्युनिटी में काम करते दौरान। व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्य नहीं होता है क्योंकि ये सामुदायिक कार्य है, इसलिए कंपोनेंट बनेगा ही नहीं। समुदाय के भीतर समूह होता है, ये बात सही है कि नहीं भाई? समूह के भीतर समुदाय थोड़ी हो सकता है, समुदाय के अंदर समूह होगा, कोई दो राय नहीं। अभी मैंने जल्दी ही बोला था आप लोगों को, है ना? तो ये सही है। और देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है उसके अंदर, तो उसके लिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन पर तो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। और भाई कंपोनेंट के रूप में अगर हम बात करते हैं तो एजेंसी भी आती है कम्युनिटी में। तो ये एजेंसियां तो केस वर्क में भी रहेगी, ग्रुप वर्क में भी रहेगी और कम्युनिटी वर्क में भी रहेगी। यानी ये भी, खाली बी नहीं रहेगा। बस बी को हटा दीजिए, बाकी जो ऑप्शन आएगा वो सही होगा। बी वाला ऑप्शन देखिए सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आसान सवाल था ये तो। ठीक है, आज के लिए 100 क्वेश्चन हो गया, रहने दो, है ना? ठीक है, आगे ये क्वेश्चन ये मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, कल भी आपकी क्लास है ही है, कल संडे है। ठीक है, तो किस टाइम पे? दोपहर में क्लास कराएंगे, दोपहर में, आफ्टरनून में। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए